हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग किसी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डिफरेंट सेल या ऑर्बिट में एनर्जी का कैलकुलेशन किया था। और जो सेल में एनर्जी का कैलकुलेशन किया था उसके लिए हमारा फार्मूला आया था E इक्वल्स -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये वैल्यू आई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इस फार्मूले का यूज़ मैंने आपको बताया था कि कैसे, एक तो डायरेक्ट इसी फार्मूले पे पूछा जाएगा, किसी पर्टिकुलर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किसी पर्टिकुलर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी आपसे पूछी जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो आप बता देंगे। फिर इसी एनर्जी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कंप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम जरा देखते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने जब टोटल एनर्जी निकाला था तो कहा था कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जो वैल्यू निकल के आई थी काइनेटिक एनर्जी की वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। हमने जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली थी वो थी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन r, और टोटल एनर्जी निकल के आया था वो था -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, और जो हमारा फार्मूला है E इक्वल्स -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस फार्मूले से हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम देंगे और उनके डिफरेंट ये सेल होंगे जिनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता है 1, 2, 3, 4 या 5 होगा। अब ये यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का नाम बताएंगे, जैसे हाइड्रोजन बताए तो Z1 हो जाएगा, हीलियम +1 बताए तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, लिथियम +2 बताया तो Z की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो किसी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किसी पर्टिकुलर सेल में अगर आपसे टोटल एनर्जी पूछी जाए तब तो आप इस फार्मूले से बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो टोटल एनर्जी ना पूछ के काइनेटिक एनर्जी पूछ लेते हैं कि कितनी होगी, या पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर सेल में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी तो हम आराम से निकाल लेंगे इस फार्मूले को यूज़ करके, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो इनमें से कोई भी फार्मूला आपके काम का नहीं है। तो ऐसे केस में फिर हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम रिलेशन देख लें कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो हमको यही देखना है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब देखो ज़रा, इन सब में जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन r कॉमन है। आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि इन सारे फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन r कॉमन है। तो अगर इन तीनों फार्मूलों को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों फार्मूलों को अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई r से डिवाइड कर दें
तो क्या होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगा अगर इसको हम 1/4πε0 से डिवाइड करते हैं तो ये सारी चीज़ कैंसिल हो जाएगी और ये आएगा 1/r। इसको भी हम 1/4πε0 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा माइनस का 1, और जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस का 1/2। यानी कि अगर हमको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो निकालना है तो ये बनेगा 1/4πε0 ZE²/2r रेशियो माइनस का 1/4πε0 ZE²/r रेशियो माइनस का 1/4πε0 ZE²/2r। अब इन सबको हमने इससे डिवाइड किया है तो ये रेशियो जो बन के आ रहा है काइनेटिक एनर्जी के लिए बचेगा, काइनेटिक एनर्जी के बचेगा 1/2, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, माइनस का 1/2। ठीक है, अब फिर से इस पूरे रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेशियो आ जाएगा 1 - 2, 1 रेशियो -2 रेशियो 1 माइनस का। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रेशियो आता है वो इतना आता है। ठीक है, अब एक बार आपने फार्मूला टोटल एनर्जी का यूज़ किया कि -13.6 Z²/n², तो ये किसी भी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। और टोटल एनर्जी आपने अगर निकाल लिया, टोटल एनर्जी अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो फिर उसके हेल्प से आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो देखो ज़रा, हमने जो रेशियो निकाला है, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा माइनस का काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, 1:-1, यानी कि माइनस का टोटल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये होगा टोटल का 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2 × टोटल एनर्जी। तो ये हमारे पास 2 फार्मूले आ गए। ठीक है, जैसे अब इसका एप्लीकेशन देख लो ज़रा। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के n = 3, तो जैसे ही बोला हाइड्रोजन का n = 3, आप ये समझ गए। और n = 3 के लिए जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी -13.6/9, और ये आ जाता है माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गई टोटल एनर्जी। अब अगर आपसे थर्ड के लिए n = 3 के लिए काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगा, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये होगा माइनस
1.51 यानी कि प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस लिखते नहीं हैं तो सिंपल आंसर हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहीं पे आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी 2 इंटू टोटल एनर्जी होता है, तो 2 इंटू टोटल एनर्जी कितनी है बेटा 1.5 का माइनस, तो ये लगभग माइनस का 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको ये रिलेशन, ये रेशियो पता है कि पोटेंशियल एनर्जी, ये पीटी लिखा है, पीटी नहीं पीई है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के 2 टाइम्स होगी और काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर ही होगा, बस साइन क्या होगा, टोटल एनर्जी में निगेटिव होगा और काइनेटिक एनर्जी में पॉजिटिव होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ टर्म हैं, वो भी ज़रा देख लीजिए। कुछ टर्म आते हैं, जैसे बोलते हैं उसको आयोनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये अलग अलग सेल्स हैं, KLMNO या 1 2 3 4 5। अब इसमें से हमने एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे काट लिया और इस टुकड़े को हम अलग से बना रहे हैं। तो ये हम अभी बना रहे हैं हाइड्रोजन के लिए। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो जाएगा और ये उसका पहला सेल होगा n = 1। फिर ये उसका दूसरा सेल होगा n = 2। फिर ये उसका तीसरा सेल हो जाएगा n = 3। ये चौथा सेल हो जाएगा n = 4। ऐसे ही लास्ट में ये आ जाएगा n = इनफाइनाइट। ठीक है। अब ये अलग अलग सेल के लिए अगर एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी होगी E1 और इसकी वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एनर्जी होगी E2 और ये होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ की एनर्जी होगी E3 और इसकी वैल्यू होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ की एनर्जी होगी E4 और ये होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनफाइनाइट पे जब जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ की एनर्जी E इनफाइनाइट, ये वैल्यू मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम का मतलब 0। अब देखो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, किसी हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर n = 1 में है, n = 1 में है तो इसको कहेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। अब अगर इस हाइड्रोजन को एनर्जी मिलेगी तो हो सकता है कि ये n = 1 से एनर्जी एब्जॉर्ब करके n = 2 में चला जाए। तो ग्राउंड स्टेट से n = 2 में जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। अगर ये n = 3 में चला गया तो इसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। अगर ये n = 4 में चला गया तो इसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। देखना बेटा, ध्यान देना।
अगर ये n बराबर 1 में है तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। एनर्जी एब्जॉर्ब करके अगर ये n बराबर 2 में गया तो ये होता है फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट ये होता है सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। कुछ समझ में आ रहा है? जो एक्साइटेशन स्टेट होगा इलेक्ट्रॉन उससे +1 सेल में होगा। जैसे फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट +1 यानी कि n बराबर 2 में होगा। सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट सेकेंड +1 यानी कि n बराबर 3 में होगा। थर्ड एक्साइटेशन स्टेट 3 + 1 यानी कि 4 सेल में इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक चीज़ तो ये समझना कि फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब n बराबर 2 की बात कर रहे हैं। सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो n बराबर 3 की बात कर रहे हैं। थर्ड एक्साइटेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो n बराबर 4 सेल की बात कर रहे हैं। अगर nth एक्साइटेशन स्टेट की बात हो रही है तो सेल है n+1। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? थोड़ा सा ये जानने के लिए कि आपको ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्साइटेशन स्टेट आता है कि नहीं आता है, वो आपसे कहेंगे कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बताओ। वो कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में कितनी एनर्जी होगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी होगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी होगी। तो आपको समझना ये है कि ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर 1, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट का मतलब n बराबर 2, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब n बराबर 3, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब n बराबर 4। अब आपसे कहा गया कि हाइड्रोजन के थर्ड एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी बताओ। थर्ड एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी बताओ। एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। तो थर्ड का मतलब कि आपको एनर्जी अब बतानी है 4 के लिए, तो ये हो जाएगा E = -13.6। जेड है, हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा और अब यहाँ पे थर्ड के बजाय 4 का स्क्वायर रखेंगे। तो जिस एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आपको पूछी जाएगी एक्चुअल में आपको उससे एक हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी बतानी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी। अब इसी से बिल्कुल मिलता जुलता अभी हमने देखा एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, और इसी से मिलता जुलता एक दूसरा टर्म होता है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी देखना बेटा, थोड़ा सा अंतर है। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी वो होती है एनर्जी ऑफ n+1। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ऑफ n+1 की होती है। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछेंगे तो आपको एनर्जी 1+1 यानी कि दूसरे ऑर्बिट की बतानी है। थर्ड की पूछेंगे तो 3+1 4 की बतानी है। 10वीं की पूछेंगे तो 10+1 11 की बतानी है। अब ये एक्साइटेशन एनर्जी क्या है?
एक्साइटेशन एनर्जी है एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड किस काम के लिए? किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी में ले जाने के लिए। ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है वो कहलाती है एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है n बराबर 1 में और इसको आप ले गए n बराबर 2 में, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। और ये कैसे निकालेंगे? हमने आपको बताया था कि यहाँ की एनर्जी अगर E1 है और यहाँ की एनर्जी अगर E2 है तो E1 E2 की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए इन दोनों के डिफरेंस के बराबर यानी कि E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी और यही होगी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। कंफ्यूज मत होना बेटा, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से n बराबर 2 में गया तो ग्राउंड से n बराबर 2 में गया तो इसका नाम होगा सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। और ये किसके बराबर होगा? ग्राउंड से ये थर्ड में गया तो ये हो जाएगा E3 माइनस E1। अगर आपसे nth एक्साइटेशन एनर्जी पूछनी है तो आपको बतानी पड़ेगी En+1 माइनस E1। ठीक है, अब इसको ज़रा हटा दें हम, काफ़ी लिखा हो गया, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। आपको दो चीज़ें समझनी है। पहला है एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें अगर आपसे nth एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछी गई तो आप एनर्जी बताएंगे n+1 की। और दूसरा टर्म आ गया एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी ये ग्राउंड स्टेट से एक पर्टिकुलर हायर एनर्जी लेवल में ले जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है। अब अगर आपसे nth एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या करेंगे? En+1 माइनस E1 करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, दोनों टर्म बहुत सिमिलर हैं और आप अगर ध्यान से नहीं समझे तो फिर गलती हो सकती है। देखो, ये है ग्राउंड स्टेट, ये है n बराबर 2 और ये है n बराबर 3। ये है ग्राउंड स्टेट और इसके ऊपर ये सब एक्साइटेड स्टेट होते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर ये होगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसी तरह से थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट।
अब अगर आपसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछी जा रही है तो मतलब n बराबर 2 की एनर्जी आपसे पूछी जा रही है। अगर आपसे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछी जा रही है तो आप यहाँ की देखो, ग्राउंड स्टेट में यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछी जाएगी तो n बराबर 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी तो n बराबर 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी तो n बराबर 3, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी तो n बराबर 5। एक बढ़ा के रखेंगे। अब अगर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो जाने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एक्साइटेशन कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ये E2 है और ये E1 है, तो डेल्टा E एनर्जी देनी पड़ेगी और ये होगा E2 माइनस E1। और इस एनर्जी का नाम होगा, इसका नाम होगा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन, इसको एक्साइट स्टेट में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? अगर ये यहाँ से n बराबर 3 में जाता है, n बराबर 3 में जाता है, तो ये कहाँ पहुँच गया? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी होगी वो कहलाएगा सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। और ये कितना होगा? E3 माइनस E1। तो आपको ये समझना है कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेल है। तो एक्साइटेड स्टेट में आपको सेल की एनर्जी बतानी है, और किस सेल की बतानी है? जो भी एक्साइटेड स्टेट है उससे एक ज़्यादा। और एक्साइटेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड, और वो कैसे निकालेंगे? जो भी आपसे एक्साइटेशन एनर्जी पूछी जाएगी उससे एक ज़्यादा सेल में से ग्राउंड स्टेट की एनर्जी माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगी एक्साइटेशन एनर्जी। अब इसके बाद एक दूसरी एनर्जी आती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो बेटा, न्यूक्लियस है, ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है और ये इनफाइनाइट है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये एनर्जी E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, तो आपको पहले से पता है कि E1 से ज़्यादा E2 होगा, से ज़्यादा E3 होगा, से ज़्यादा E4 होगा। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन देखो, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये गैप कम करते जा रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना। इसका लॉजिक है, ये जो ऊपर जाने के बाद हमने ये इनफाइनाइट दिखाया है, बीच में और ढेर सारे होंगे। तो जब आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो सेल की एनर्जी तो बढ़ती है, लेकिन दो सक्सेसिव लगातार सेल, जैसे 1 और 2 के बीच का डिफरेंस, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस, ये कम होता है। ठीक है ना? चलो, अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है। किसी इलेक्ट्रॉन को जो अपने ग्राउंड स्टेट में है, कहाँ पे है? ग्राउंड स्टेट में है, उसको कितनी एनर्जी दे दें कि वो इनफाइनाइट पे चला जाए।
वही एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब वो अब एटम के जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे ग्रह पे चला जाए। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और कोई एक डिस्टेंस आएगी जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट का मतलब ये मत समझना कि उसको दूसरे ग्रह पे जाना पड़ेगा ना, वो जगह, वो डिस्टेंस जिस पे अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी वही होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट एनर्जी लेवल। मतलब वो अब इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर चला जाएगा। ठीक है। अब देखना ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है। देखो बेटा, हमने यहाँ की एनर्जी रखी है E1 और ये माइनस का होगा, ये E2 माइनस का, ये E3 माइनस का, ये E4 माइनस का, ये E5 माइनस का, और ये इनफाइनाइट पे 0। तो यहाँ पे एनर्जी ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी कितनी है, E1 है, और इसको 0 करना है तो हम इसमें प्लस E1 कर दें, तो ये एनर्जी 0 हो जाएगी। अब इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी तो ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, और इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो वही आयनाइजेशन कहलाएगा। इस काम के लिए आपने जितनी एनर्जी दी वही आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो एक्चुअल में किसी एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो माइनस में होती है, और उसी वैल्यू को अगर आप प्लस में रख दोगे तो वो उसकी एक्साइटेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी एलिमेंट के लिए जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी माइनस में होती है वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है, बस वो प्लस में हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन हमेशा हम कराएंगे ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से। अब इसी से मिलता जुलता एक टर्म आता है सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी भी आयनाइजेशन एनर्जी के जैसी ही एनर्जी है, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे ग्राउंड से इनफाइनाइट तक। किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे ले जाने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी क्या होगी, सेपरेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में होगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, तो यहाँ से इसको ले जाने में इनफाइनाइट पे, यहाँ से इसको इनफाइनाइट पे ले जाने में, यहाँ से इसको इनफाइनाइट पे ले जाने में जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो कहलाएगी सेपरेशन एनर्जी। और आपको ये भी पता है कि सेपरेशन एनर्जी भी उसके अपने सेल की एनर्जी के बराबर। भाई इसी को हमको 0 करना है तो इसी में प्लस E2 करना पड़ेगा, तो इसकी सेपरेशन एनर्जी भी कितनी होगी, E2 ही होगी। इसकी अपनी एनर्जी -E2 है और सेपरेशन एनर्जी E2 होगी। तो ये कुछ टर्म हो गए कि एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट जब वो अपने मिनिमम एनर्जी लेवल में है, एक्साइटेड स्टेट जब हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जब ग्राउंड स्टेट से n = 2 में गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जब ग्राउंड स्टेट से n = 3 में गया,
एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है और इस पे आपसे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खूब आपसे पूछा जाएगा कि कोई यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम कह देंगे, कहेंगे उसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ, या फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बताओ, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बताओ, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी बताओ, या उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, या उसकी सेपरेशन एनर्जी बताओ। तो ये सब डिफरेंट टाइप की एनर्जी हो गई। अब आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड चीज़ है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो कुछ नहीं, एनर्जी और पोटेंशियल, एनर्जी में आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हो, पोटेंशियल में आप वोल्ट लिख दोगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या वेव नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन। और इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।